इससे पहले कि हम डिस्कशन स्टार्ट करें, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। अनुभव इनका नाम है। इनकी देखो बीपीएससी 68 में ना सेकंड रैंक आई है। पूरी कम्युनिटी को इन्होंने प्राउड फील करवाया है। आप मेरे चेहरे की खुशी से देख सकते हो। देखो, जब भी कोई सिलेक्ट होता है अपनी कम्युनिटी से बहुत खुशी होती है। एक टीचर को तो यही लगता है कि अगर किसी स्टूडेंट की सक्सेस में थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा 1%, 0.5% भी टीचर का कंट्रीब्यूशन होता है ना, तो उसको लगता है कि यार किसी की सक्सेस में तो शामिल हुए कम से कम, बहुत अच्छा लगता है। शुरुआत में अनुभव एडिटोरियल डिस्कशन देखने लगे, बाद में इन्होंने प्रहार नोट्स का भी यूज किया। और देखो, ये जो अनुभव है ना, इस बार यूपीएससी का भी इंटरव्यू देंगे। इनकी अभी डेट नहीं आई है और जल्द ही ये यूपीएससी का भी इंटरव्यू देंगे। इनके साथ मैंने एक इंटरेक्शन की जो एक बीपीएससी वाला चैनल है वहाँ पे अपलोड की गई थी, तो आप चाहो तो वो इंटरेक्शन को देख सकते हो। अब बात करें सबसे बड़े इशू की। आज का सबसे बड़ा इशू, ईरान ने देखो इराक में और पाकिस्तान में, दोनों देशों में वहां पे मिलिटेंट बेसिस पर अटैक किया। खास करके देखो, पाकिस्तान के अंदर ईरान ने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। यह बहुत बड़ा इशू है। पाकिस्तान की आर्मी का कहना है कि ईरान ने अनप्रोवोक्ड हमारे एयर स्पेस का वायलेशन किया और उन्होंने जो मिसाइल दागी, ड्रोन से हमला किया, उसकी वजह से 2 बच्चियों की डेथ हो गई और कुछ लोग घायल हुए। ईरान का यह कहना है, पाकिस्तान में ना एक आतंकी संगठन का बेस है जिसका नाम है जैश अल अदल। ये देखो नाम यहां पर है, जैश अल अदल। ये जैश अल अदल, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ईरान में जो बलूचिस्तान प्रोविंस है ना, वहां पे आकर पुलिस स्टेशन पे इन्होंने हमला किया। 11 पुलिस ऑफिशियल्स की डेथ हो गई। कई बार ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे जो ईरानी गार्ड्स होते हैं ना, उनको किडनैप कर लिया जाता है इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस टेरर ऑर्गेनाइजेशन का यह कहना है, हम बलूचिस्तान को ईरान से अलग करना चाहते हैं। बिगनर्स के लिए मैं बता दूं, वैसे देखो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, लेकिन बलूचिस्तान का एक हिस्सा ईरान में भी है, समझ गए? तो जो हिस्सा ईरान में है ना, वहां पे इस टेरर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अटैक किए जाते हैं। पाकिस्तान के लिए तो देखो एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है, क्योंकि अक्सर इंडिया भी यही कहता है, अफगानिस्तान भी यही कहता आया है, और अब ईरान भी, मतलब कहते तो ये सारे देश आए हैं, लेकिन ईरान के द्वारा पाकिस्तान में मौजूद टेरर कैंप्स के ऊपर अटैक करना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है। टेरर कंट्री का दाग तो देखो और ज्यादा मजबूत हुआ ही कि पाकिस्तान टेररिस्ट को पनाह देता है, टेरर फैलाने वाला देश है। यह धब्बा तो देखो और भी ज्यादा गहरा हुआ ही। उसके अलावा देखो, पाकिस्तान को पता ही नहीं लगा, ईरान ड्रोन से हमला कर गया, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर गया और पाकिस्तान सोता रह गया। कहीं ना कहीं मतलब ये हमला ना ये सबूत देके जाता है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो मजबूत नहीं है। पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए ना एम्बेरसमेंट है ये। बाद में पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट रिलीज की और कहा कि इसके गंभीर परिणाम ईरान को भुगतने पड़ सकते हैं और ये गलत है। लेकिन देखो, यूएस में ये डिस्कशन चल रही है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल में पढ़ रहा था कि एक तरफ ना इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, हाउथीज रेड सी में हमले कर रहे हैं, डर है यूएस को कि युद्ध ना फैल ना जाए। तो उस सिचुएशन में ईरान के द्वारा इराक में और पाकिस्तान में मिलिटेंट कैंप्स के ऊपर अटैक करना, ये देखो सिचुएशन को बल्कि और ज्यादा वोलेटाइल बनाता है। कहीं ना कहीं ईरान अपने आप को असर्ट कर रहा है, एक बड़ा लीडर बनने की कोशिश ईरान कर रहा है, अपना दमखम दिखाने की कोशिश ईरान कर रहा है। लेकिन देखो, इन चीजों से ना कहीं पर कोई चिंगारी आग को भड़का सकती है और मेजर युद्ध भड़क सकता है, रीजनल टेंशंस और ज्यादा बढ़ सकती हैं ईरान के इस कदम से, ऐसा कुछ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स का कहना है। इसके बाद कोट है आज का, थेल्स का कोट है, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन लाइफ इज टू नो योरसेल्फ। सबसे मुश्किल चीज है अपने आप को जानना इस लाइफ में। अपने आप को जानना मतलब सेल्फ अवेयरनेस। देखो, ये बात बिल्कुल सच है। अपने आप को जानने में ना बहुत सारी चीजें होती हैं। अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता होना, अपने इमोशंस का एहसास होना, यह पता होना आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप रियल में लाइफ में चाहते क्या हो। क्लैरिटी देखो बहुत मुश्किल से आती है, और जिन लोगों को क्लैरिटी आ जाती है ना, तो फिर वो अपना पोटेंशियल बढ़िया ढंग से रीच कर पाते हैं। लेकिन हमारे इनर थॉट्स इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, वो हमें क्लियर नहीं हो पाते। असल में हम चाहते क्या हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। आप स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखिए, आप देखो प्री की तैयारी कर रहे हो, लेकिन
प्री की तैयारी करते करते अगर आपको यह पता लग गया ना अच्छे से आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, क्या आपकी कमी है, टाइम मैनेज करने में दिक्कत आती है, कौन से क्वेश्चंस आपसे सोल्व होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता लग जाए ना तो प्री क्लियर करना आपके लिए आसान हो जाए। लेकिन मैं एक कड़वी सच्चाई बोलता हूं, ज्यादातर स्टूडेंट्स को ना इस चीज पे या तो वो काम करते नहीं है या फिर ये पता लगाने में दिक्कत आती है कि कहां कमी है, तभी तो वो प्री क्लियर नहीं होता। लेकिन सेम स्ट्रेटजी के साथ फिर से वही तैयारी करते हैं और वही गलती फिर से रिपीट हो जाती है। मेरे से अक्सर ये चीज पूछी जाती है कि सर इस बार प्री की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखो, सबके लिए सेम स्ट्रेटजी हो ही नहीं सकती। अगर कोई आपको स्ट्रेटजी बता रहा है ना तो वो बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेटजी सबके लिए अलग अलग होगी, क्योंकि सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग है। बेस्ट स्ट्रेटजी वो है अपनी स्ट्रेटजी, अपने हिसाब से फाइन ट्यून की हुई स्ट्रेटजी। तो इसलिए अपने आप को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे आजादी में विभिन्न लीडर्स के योगदान से संबंधित। दूसरा आर्टिकल वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी इंडिया के संदर्भ में कितनी रेलेवेंट है, यह हिंदू का आर्टिकल है। और तीसरे नंबर पे सेंट्रल बैंक के कंट्रोवर्शियल रोल को लेके चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देश की आजादी में विभिन्न लीडर्स के योगदान से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आपने ना अक्सर ये डिबेट्स सुनी होंगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि ना आजादी में पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इनका बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन चूंकि आजादी के बाद पटेल प्रधानमंत्री नहीं बने, नेहरू प्रधानमंत्री बने और लंबे समय तक वही प्रधानमंत्री बने और उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार रही काफी सालों तक। इस वजह से ना आजादी का ज्यादा श्रेय गांधी और नेहरू को मिला, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स को ना आजादी का उतना क्रेडिट नहीं मिला। जबकि देखो, देश आजाद करवाने में ना बोस का सबसे अहम रोल था। मतलब ये राय है एक सेक्शन जो है एक्सपर्ट्स उनकी, वो एग्जाम्पल देके बताते हैं। देखो, गांधी ने तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में चलाया था, उसके बाद भी उन्होंने काफी सारी मूवमेंट चलाई, लेकिन देश आजाद नहीं हुआ। बट जब देखो बोस ने ना इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, यानी आजाद हिंद फौज बनाई, और वो भी कैसे? देखो, इंडियन सैनिक जो ब्रिटेन की आर्मी में काम कर रहे थे, जिनको प्रिजनर बना लिया गया था, यानी प्रिजनर ऑफ वार, उनको लेके बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई, जो देखो इंफाल तक आ पहुंची। तो जब ये आजाद हिंद फौज इंफाल तक आ पहुंची ना, बेशक लड़ाई हार गई आजाद हिंद फौज, लेकिन देखो अंग्रेजों के मन में ना ये आ गया था कि अब हम शायद इंडिया को रूल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो वो सैनिक जिन्होंने शपथ ली थी कि वो ब्रिटेन के लिए काम करेंगे, ब्रिटिश इंडिया के लिए काम करेंगे, बट अब वही सैनिक, बेशक वो प्रिजनर ऑफ वार थे, लेकिन अब वो आजाद हिंद फौज में लड़ रहे हैं, वो बोस का साथ दे रहे हैं। तो यानी अब हम इंडिया के सैनिकों की बदौलत इस देश को रूल नहीं कर पाएंगे। और यही जो सोच थी ना ब्रिटेन की, इसी ने मजबूर कर दिया ब्रिटेन को कि वो भारत छोड़ के चले जाएं, अब यहां पे रूल करना मुमकिन नहीं है। और इवन देखो बोस जो थे ना, वो अपनी अप्रोच में ना सेकुलरिस्ट थे। उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, अलग अलग ब्रिगेड के नाम किस पे रखे, नेहरू, गांधी, मौलाना आजाद, और एक खुद के नाम पे भी। उनके कमांडर्स ढिल्लो, सहगल और शाहनवाज खान। फिर देखो ये भी कहा जाता है कि ना बोस दूसरी बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, 1939 की ये बात है। उस समय उन्होंने ना दूसरी बार जब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने गांधी की कंसेंट नहीं ली थी। इसके बाद उन्हें मजबूर कर दिया गया कांग्रेस को छोड़ने के लिए। तो उसके बाद बोस को लगा कि अब मेरा कांग्रेस में कोई फ्यूचर है ही नहीं। अब बंदा देखो अपने आस पड़ोस में जिनके साथ काम कर रहा था देश को आजाद करवाने के लिए, लगा कि अब इनके साथ बात नहीं बनेगी, लेकिन लक्ष्य थोड़ी ना भूल गए। लक्ष्य तो यही था ना कि देश को आजाद करवाना है। अब आप देखो 2 दोस्त मिलकर तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, लेकिन अब आपस में बननी बंद हो गई। लेकिन अलग अलग तैयारी तो करते ही रहेंगे ना, दोस्ती टूट गई इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अब तैयारी करना बंद कर देंगे, दोनों अलग अलग तैयारी करेंगे। वही हुआ बोस के साथ में। तो कांग्रेस में जब उनको फ्यूचर नहीं लगा तो उन्होंने फिर जर्मनी का साथ लिया, जापान का साथ लिया कि इन देशों की मदद से
देश को आजाद करवाया जा सकता है। वैसे देखो क्रिटिसिज्म पता है क्यों होता है बोस का? क्रिटिसिज्म देखो इसलिए होता है क्योंकि बोस ने ना हिटलर का साथ लिया। हिटलर ने 60 लाख ज्यूज की हत्या की उस समय। जापान का साथ लिया उस समय बोस ने। जापान की जो इंपीरियल आर्मी थी ना, इन्होंने इतने सारे चाइनीज नेशनल्स को उस समय मारा। एक शहर था नैनकिंग जिसमें 2 लाख लोगों की हत्याएं की गई, 20,000 महिलाओं का रेप किया गया। बहुत क्रूर थी जापान की इंपीरियल आर्मी। और जब इन्होंने अंडमान एंड निकोबार को इन्वेड किया ना जापान की इंपीरियल आर्मी ने, तो बोस को परमिट तो किया गया कि आप यहां पर झंडा फहराइए, लेकिन देखो इन्होंने ना अंडमान एंड निकोबार को इतनी क्रूरता के साथ रूल किया कि ना उस समय अंडमान एंड निकोबार के लोग भी घबरा गए थे। यार ये तो ब्रिटेन से भी ज्यादा खतरनाक है ये लोग, तो जापान की इंपीरियल आर्मी वाले तो, इनसे अच्छा तो ब्रिटिशर्स थे। और देखो एक क्रिटिसिज्म ये भी होता है कि बोस ना उस समय लिबरल डेमोक्रेसी से नफरत करने लग गए थे। उन्हें कम्युनिज्म की पॉलिसीज अच्छी लगती थी। उनका ये कहना था इंडिया में ब्रिटिश राज ये तो फासिज्म से भी घटिया है। और वैसे देखो कम्युनिज्म के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं। यूएसएसआर में कम्युनिज्म रहा कि ना ये टोटलिटेरियनिज्म है एक प्रकार का, ऐसा आरोप लगता है जिसमें जनता से सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं और सिर्फ राइट्स रहते हैं सरकार के पास में। चूंकि बोस इन आइडियाज से प्रभावित थे, तो अगर बोस प्रधानमंत्री बनते आजादी के बाद तो देश का स्वरूप आज कुछ और होता। समझ गए? अब ये दूसरे प्रकार के एक्सपर्ट्स की राय है बोस के बारे में, जो बोस को क्रिटिसाइज करते हैं। अब देखो अगर देखो हम ये बात करें ना कि आजादी में किसका योगदान था, मैं आपको ना एक फुटबॉल के मैच की सहायता से बताता हूं। अब देखो फुटबॉल का मैच होता है ना, पूरे मैच में जो बीच में प्लेयर्स होते हैं ना, जैसे ये फुटबॉल का ग्राउंड है, यहां पे ब्रिटिशर्स हैं और यहां पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। और फ्रीडम फाइटर्स में भी बहुत सारे प्लेयर्स जैसे गांधी, पटेल, बोस, नेहरू, आजाद, भगत सिंह, ये सारे प्लेयर्स हैं। राइटर ये कहते हैं देखो पूरे मैच के दौरान गांधी, पटेल ये क्या बॉल को आगे आगे ले जाते गए और जो ब्रिटेन के प्लेयर्स हैं उनसे बॉल को बचाते रहे, लेकिन बाद में ना मैच टाई हो गया। मैच टाई हो गया लेकिन एकदम से बाद में ना बोस आए और बोस ने गोल कर दिया, क्योंकि बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी। उसका बहुत गहरा इंपैक्ट हुआ ब्रिटेन की साइकी पे और वो भारत छोड़ के चले गए। तो लास्ट गोल बोस ने किया। इसका मतलब देखो ये नहीं कि सिर्फ बोस को क्रेडिट दिया जा सकता है कि ज्यादा उनका योगदान था आजादी में। पूरे मैच में सबका अपना अपना योगदान था। इंडिया को मैच जिताने में सबने अपने अपने ढंग से कंट्रीब्यूट किया। भगत सिंह का एक जबरदस्त योगदान था देश के युवाओं को मोटिवेट करने का। उसी प्रकार से गांधी की अलग से फिलॉसफी थी, गांधी को फॉलो किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। जैसे नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में रहे, जिन्होंने साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलवाई वाइट गवर्नमेंट से। मार्टिन लूथर किंग जिन्होंने ब्लैक्स के लिए लड़ाई लड़ी यूएस में, ये भी गांधी को फॉलो करते हैं। ये भी गांधी के आइडियाज़ की बहुत तारीफ करते हैं। इनको अमेरिकन गांधी और नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीकन गांधी भी कहा जाता है। तो मतलब देखो देश को आज़ादी दिलवाना ये कलेक्टिव एफर्ट था। कलेक्टिव एफर्ट था सभी लीडर्स का देश को आजाद करवाने में। अब इसके बाद देखो डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। गांधी और बोस के विचारों में क्या क्या डिफरेंसेस थे, ये यहां पर आप डिफरेंस देख लीजिए गांधी और बोस के आइडियाज में। इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी चुकी हैं और दोबारा भी पूछ सकती हैं। देखो गांधी की अप्रोच ना नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस वाली थी, लेकिन बोस तो इवन आर्म्ड स्ट्रगल में विश्वास रखते थे। बाद में उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, जैसा आप जानते हो। गांधी ना नॉन वायलेंस, ट्रूथ, अहिंसा, सत्याग्रह, इन सब से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। और बोस जो थे वो देखो रेवोल्यूशनरी थे, वो नेशनल आइडियोलॉजीज में ज्यादा विश्वास रखते थे और सोशलिज्म के प्रति इंक्लाइंड थे। प्रोटेस्ट करने का मेथड क्या था? प्रोटेस्ट करने का गांधी जी का मेथड था ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट मत करो, दांडी मार्च, ये सब उन्होंने किया। और बोस का मेथड तो था इंडियन नेशनल आर्मी उन्होंने बनाई, एक्सिस पावर्स के साथ उन्होंने अलायंस कर लिया। ब्रिटिशर्स के बारे में गांधी का रूल ये था कि उनकी मोरल कंसाइंस को जगाना। वो खराब नहीं है लोग, लेकिन उन्हें सच नहीं पता सच है क्या। अगर उनकी मोरल कंसाइंस को जगाया जाएगा तो वो देश को छोड़ के चले जाएंगे और पीसफुल ढंग से सत्ता सौंप देंगे भारतीयों को। लेकिन बोस ये मानते थे
ये नहीं जाने वाले हैं, इनके साथ डायरेक्टली कन्फ्रंट करो, फोर्स का इस्तेमाल करो, इनको भगाओ यहां से। गांधी का इकोनॉमिक विजन था विलेज इकोनॉमी वाला। वो चाहते थे कि विलेजेस जो है वो सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए, मतलब एक विलेज दूसरे विलेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जो जिन चीज़ों की आवश्यकता है एक विलेज खुद से प्रोड्यूस करे। इसके लिए घर घर में वो काम धंधे प्रमोट करना चाहते थे, कॉटेज फैक्ट्रीज। लेकिन बोस ये चाहते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन आना चाहिए देश में, ताकि इससे देश को मजबूती मिले। नेक्स्ट, गांधी जी देखो इंटरनल स्ट्रेंथ पे ज्यादा फोकस करते थे। वो कहते थे हमें दूसरे देशों के साथ अलायंस की आवश्यकता नहीं है, मतलब सामान्यतः उन्होंने अवॉइड किया अलायंसेस। लेकिन बोस तो हिटलर और जापान इनसे मिल गए थे देश को आजाद करवाने के लिए ब्रिटिश रूल से। लीडरशिप स्टाइल, गांधी जी देखो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, मोरल अथॉरिटी पे ज्यादा फोकस करते थे। और बोस जी ये रेवोल्यूशनरी लीडर थे, ये डिसाइसिव एक्शंस में विश्वास करते थे। दोनों का इंडियन नेशनल कांग्रेस पे क्या इंपैक्ट हुआ? गांधी तो देखो लॉन्ग टर्म लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इन्होंने कांग्रेस की स्ट्रेटजीज और आइडियोलॉजीज को इन्फ्लुएंस किया, शेप किया। और बोस तो आपको पता है आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट आ गया था कांग्रेस के साथ में, और कांग्रेस से रिजाइन देकर वो चले गए थे। अब गांधी को आज पूरे देश में फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। बोस भी हमारे नेशनल हीरो हैं जो काफी ज्यादा फेमस हैं आईएनए में अपनी लीडरशिप के लिए। तो इस प्रकार से देखो गांधी और बोस के विचारों में हमने डिफरेंस समझा। क्वेश्चन आए तो अब आसानी से आप टैकल कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया को वोल्फ वॉरियर की आवश्यकता नहीं है, इस इश्यू से संबंधित है। आज हिंदू का यह आर्टिकल है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले ना मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, चाइना की वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या है? चाइना की वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी देखो पिछले 3-4 सालों में देखने को मिली, खास करके 2-3 सालों में। चाइना का एग्रेसिव डिप्लोमेटिक स्टांस अगेंस्ट अदर कंट्रीज, मतलब डिप्लोमेटिकली चाइना एग्रेसिव हो गया दूसरे देशों के अगेंस्ट। एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। जैसे देखो जब कोविड की महामारी आई ना चाइना में, तो उस समय विभिन्न देशों ने चाइना को बोला कि आप ठीक से जांच कीजिए, आपने ठीक से ढंग से हैंडल नहीं किया इस चीज को, कोरोना वायरस को, और ये पूरे देश में महामारी फैला गया, आपकी गलती है। तो उस समय ना चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने एक कंस्पिरेसी थ्योरी बोल दी, जिसमें बोल दिया कि यूएस ने जानबूझ के ये वायरस चाइना में फैलाया है, इसकी संभावना है। आपको और एग्जांपल देता हूं, जब इंडिया ने टिकटॉक समेत दूसरी एप्लीकेशंस को बैन किया था ना, तो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने इंडिया को धमकी दे दी कि वो तैयार रहे कि इंडिया की जो कंपनीज हैं उनको भी हम बैन कर सकते हैं। ये क्या है? ये एग्रेसिवनेस है। आमतौर पे देखो डिप्लोमेसी में सॉफ्ट लैंग्वेज बोली जाती है, बट चाइना ने एग्रेसिव स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्टांस लेना स्टार्ट कर दिया दूसरे देशों के अगेंस्ट। यही है चाइना की वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या चाइना को अपनी इस वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का फायदा हुआ? देखो इसका आंसर है नो, इतना कोई फायदा नहीं हुआ। बल्कि चाइना की परसेप्शन पूरे वर्ल्ड में ये बनी, चाइना एक ऑथोरिटेरियन रजीम है, जो कि है भी सही चाइना, और चाइना दूसरे देशों को बुली करना चाहता है अपनी पावर की सहायता से। ऐसी छवि बनी चाइना की पूरे वर्ल्ड में। इसके अलावा चाइना ग्लोबल ऑर्डर को नहीं मानता, इंटरनेशनल लॉज को नहीं मानता, इंटरनेशनल रूल्स को नहीं मानता। इस प्रकार से परसेप्शन गया। उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज धीरे धीरे एकजुट होना स्टार्ट हुए चाइना के अगेंस्ट। आज देखो समय ऐसा आ गया कि इटली ने डिसाइड किया है कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं बनेंगे। विभिन्न वेस्टर्न कंट्रीज जो अच्छा ट्रेड कर रहे थे चाइना के साथ, बट आज वो ज्यादा ट्रेड नहीं करना चाहते चाइना के साथ में, ज्यादा व्यापार नहीं करना चाहते। तो कहने का मतलब ये है, राइटर के अनुसार चाइना की जो ये वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी थी ना, इससे देखो चाइना की जनता में बेशक एक अट्रैक्शन देखने को मिला कि जबरदस्त पॉलिसी है, क्योंकि ये एक मूवी के नाम पे थी। चाइना में एक मूवी आई थी वोल्फ वॉरियर सेकंड। इस मूवी में क्या होता है, चाइना के जो सोल्जर्स हैं ना, वो चाइनीज नेशनल्स को दूसरे देशों से बचाकर आते हैं। तो उसी मूवी के नाम पे ये चाइना की वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, जिसको चाइना की जनता पसंद भी करती है। बट एज ए कंट्री चाइना को इस डिप्लोमेसी का ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अब आप बोलोगे सर इंडिया का एंगल कहां पे आता है?
देखो, मालदीव और इंडिया के बीच में क्या इशू हुआ आपको पता है, बार बार रिपीट करने से फायदा नहीं। हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में गए, उसके बाद देश की सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चलने लगा, बायकॉट मालदीव। उसके बाद मतलब शेड्यूल तो पहले से होगा, ये मालदीव के जो राष्ट्रपति थे वो चाइना चले गए और वहां पे उन्होंने चाइना के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और चाइना ने भी बोला कि हम मालदीव को सपोर्ट करते हैं कि वो अपना डेवलपमेंट पाथ खुद से चूज करें नेशनल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, और रिस्पेक्ट भी करते हैं। इसके बाद तो हमारे देश में देखो और भी ट्रेंड चलने लगा कि मालदीव में जो बुकिंग्स हैं वो कैंसिल कर दी जाए। ईज माई ट्रिप ऐसी कोई वेबसाइट है, उन्होंने तो मालदीव की बुकिंग्स कैंसिल भी कर दी। राइटर कहते हैं देखो, अभी तक ना सरकार ने एग्रेसिव स्टांस नहीं लिया है मालदीव के अगेंस्ट, लेकिन जिस प्रकार से देश के अंदर एक राय बन के उभरी है ना, कई बार ऐसा होता है कि इलेक्शन ईयर में ना सरकार ना ज्यादा वोट हासिल करने के लिए ना जनता की ओपिनियन के हिसाब से फॉरेन पॉलिसी अपनाती है। बट देखो, भारत सरकार को ना इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो जैसे चाइना को कोई फायदा नहीं हुआ वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी से, इंडिया को भी ना वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी से कोई फायदा नहीं होगा। जैसे चाइना की एक इमेज बनी कि चाइना बुली करता है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं, छोटे छोटे अपने पड़ोसी देशों को डराता धमकाता है, जिसकी वजह से वो देश फिर यूएसए के करीब चले गए। तो वैसे ही इमेज जाहिर तौर पे इंडिया अपनी नहीं बनाना चाहेगा। एक बेहतर जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना, वो देखो डोमेस्टिक ओपिनियन पे ज्यादा डिपेंड नहीं करती, समझ गए? क्योंकि देखो डोमेस्टिक ओपिनियन कई बार ना ऐसी हो जाती है, अगर उसके बेस पे सरकार एक्ट करे तो वो देश के हित में नहीं होता। अभी सरकार की पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट वाली, और इवन G20 में भी प्रधानमंत्री ने बोला था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो देखो ऐसी सूरत में अगर इंडिया की ना पड़ोसी देशों के साथ नहीं बनेगी, वो भी छोटे छोटे देशों के साथ ना, तो फिर इंडिया के जो एम्बिशंस हैं ग्लोबल पावर बनने के, वो अच्छे से पूरे नहीं होंगे। फिर उन एम्बिशंस में ये छोटे छोटे जो नेबर्स हैं उनके साथ लड़ाई बाधा क्रिएट करते हैं, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं। मालदीव वैसे हमारा हमेशा से एक अच्छा दोस्त रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के प्लेटफॉर्म पे हमेशा मालदीव ने इंडिया का समर्थन किया है, लेकिन एक राष्ट्रपति, एक मालदीव का राष्ट्रपति इंडिया और मालदीव के रिलेशन में हमेशा हमेशा के लिए रुकावट नहीं डाल सकता, नफरत नहीं पैदा कर सकता। जैसा पहले भी मैंने आपको बताया था कि सरकार को ना मालदीव के लोगों को ध्यान में रखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए। क्योंकि देखो एक बार आप डिसीजन लेते हो ना, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सालों के लिए ना उस देश के लोगों में आपके लिए नफरत पैदा हो जाती है। और लोगों में एक बार नफरत पैदा हो जाए ना, नफरत एक ऐसा इमोशन है, फिर उसके बाद बेशक आप उनका कितना ही नुकसान कर दो, उनको फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखो जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल लीजिए, पाकिस्तान को पता है इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे तो फायदा होगा, लेकिन आपस में नफरत हेट्रेड इतनी ज्यादा है कि वो इंडिया के साथ ट्रेड करना ही नहीं चाहता, समझ गए? तो इमोशंस भारी नहीं रहने चाहिए, भारी रहनी चाहिए रैशनैलिटी रिलेशंस डिसाइड करने में। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। राइटर कहते हैं हमें वोल्फ वॉरियर्स की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल विभिन्न देशों में सेंट्रल बैंक के रोल को लेकर है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। देखो सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं। मिल्टन फ्रीडमैन फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने ना 1968 में एक स्पीच दी थी। जब हम बात करते हैं ना इकोनॉमिक पॉलिसी की, जब हम बात करते हैं कि सरकार को बढ़िया इकोनॉमिक पॉलिसी लानी चाहिए, तो यहां पर ना 3 गोल्स होते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी के। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होना चाहिए, दूसरे नंबर पे इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी प्राइस रिलेटिवली स्टेबल होने चाहिए, और तीसरे नंबर पे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये तीनों गोल्स फुलफिल हो रहे हैं तो मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी है। फिर इसके बाद देखो मिल्टन फ्रीडमैन ना ये बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी से सिर्फ एक गोल अचीव हो सकता है, वो है प्राइस स्टेबिलिटी। आप पूछोगे सर ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी मतलब आरबीआई के द्वारा
कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके, जैसे बैंक रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स हैं, या फिर CRR है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, इन सब की सहायता से मार्केट में जो मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है ना, यही है मॉनेटरी पॉलिसी। तो मतलब फ्रीडमैन ने अपनी स्पीच में यह कहा था, मॉनेटरी पॉलिसी जो RBI के द्वारा अपनाई जा सकती है ना, इससे सिर्फ एक पर्पज सर्व हो सकता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, बाकी पर्पज सर्व नहीं हो सकते, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को इंक्रीज करना। उसके बाद तो देखो एक डिबेट चली आ रही है कि RBI का असल में काम क्या होना चाहिए। क्या RBI का काम, जिसके हाथ में मॉनेटरी पॉलिसी होती है, क्या RBI का काम सिर्फ इतना है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, या फिर RBI का काम यह भी है ये इंश्योर करना कि इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो, ये इंश्योर करना कि ज्यादा जॉब्स जनरेट हो। तो इसको लेकर डिबेट चली आ रही है। 1989 में रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड, इन्होंने ना ये बोला, हमारे देश में जो रिजर्व बैंक है ना, उनके पास में सिर्फ एक मैंडेट है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, हम इनको बाकी काम नहीं दे रहे हैं, जैसे जॉब्स या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके बाद तो देखो और कई सारे देश जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन सब ने भी यही डिसाइड किया कि हम भी अपने अपने देशों का जो सेंट्रल बैंक है ना, उसको सिर्फ एक ही काम देंगे, आपको सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है, इन्फ्लेशन कंट्रोल यानी स्टेबल प्राइसेस। आज के समय में देखो यूएस के सेंट्रल बैंक के पास में ना दो काम है, एक मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, दूसरा इन्फ्लेशन कंट्रोल यानी स्टेबल प्राइसेस। देखो कहानी ना यहां से स्टार्ट होती है 1989 से ही, जब न्यूजीलैंड ने अपने सेंट्रल बैंक को एक काम दिया, सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन ना 2008 में ना फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए तो ना कुछ लोगों ने, कुछ एक्सपर्ट्स ने ठीकड़ा अपने अपने सेंट्रल बैंक पे भी फोड़ दिया। क्या भैया तुम सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करते हो, स्टेबल प्राइसेस, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, बाकी चीजों पे तो ध्यान दो ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज्यादा होनी चाहिए, इन चीजों पे भी तो आप फोकस करो। क्योंकि क्राइसिस आए थे तो सेंट्रल बैंक्स को यह भी बोला गया कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे भी ध्यान दो कि इकोनॉमी कोलैप्स ना कर जाए। तो इसके बाद देखो विभिन्न देशों के सेंट्रल बैंक्स का ना रोल बढ़ गया। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ना एक कमेटी बनाई, स्पेशली फाइनेंशियल पॉलिसी कमेटी, ताकि ये कमेटी जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी ध्यान रख सके, इकोनॉमी ठीक ठाक ढंग से चलती रहे, कोलैप्स ना करे, इसका भी ध्यान रखती रहे। मॉनेटरी पॉलिसी का मैंडेट तो पहले से था। इसके बाद देखो राइटर ये कहते हैं, अगर हम देखें ना न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, यहां पर ना पिछले 5 सालों में सरकार में ना बहुत कंफ्यूजन देखने को मिली है कि सेंट्रल बैंक का रोल क्या हो। जैसे न्यूजीलैंड की बात कीजिए, न्यूजीलैंड की सरकार ने ना 2018 में आरबीआई को ज्यादा काम दे दिया कि आपको प्राइस स्टेबिलिटी के साथ साथ मैक्सिमम सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट का भी ख्याल रखना है। फिर 2021 में एक और काम दे दिया, आपको यह भी इंश्योर करना है हाउसिंग प्राइसेस जो है वो स्टेबल रहें, ज्यादा ना बढ़ें। लेकिन 2023 में सरकार का मन फिर से पलट गया कि आप इतने सारे कामों पर ध्यान नहीं दे सकोगे, हम आपको सिर्फ एक ही काम दे रहे हैं, प्राइस स्टेबिलिटी। मतलब कि न्यूजीलैंड की सरकार काफी कंफ्यूज है, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही है। तो इसलिए यह डिबेट फिर से चल पड़ी है कि आरबीआई के पास में कौन कौन से मेन मैंडेट होने चाहिए। अगर देखो हमारे देश की बात करें, हमारे देश में ना आपको पता है आरबीआई इन्फ्लेशन तो कंट्रोल करता ही है। 2016 में आरबीआई ने यह डिसाइड किया था कि इन्फ्लेशन को 2% से 6% के बीच में रखना है, कैसे भी करके। यह आरबीआई का टारगेट है 2016 के बाद से ही। इसके अलावा देखो रुपये की वैल्यू बहुत ज्यादा घट जाती है, बढ़ जाती है, तब भी आरबीआई जो है अपने एक्शन लेता है, यानी करेंसी को स्टेबल रखने के लिए एक्शन लेता है। इवन आपने देखा हो तो हमारे देश में आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी काम करता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब लोगों को जो फाइनेंशियल टूल्स हैं उनकी समझ हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में बैंक अकाउंट्स हो, वो इंश्योरेंस वगैरह करवाएं, इन सब का ख्याल भी आरबीआई रखता है। बट देखो पॉइंट पता क्या है, पॉइंट ये है कई बार ना ऐसा होता है सरकार ना आरबीआई के ऊपर ठीकड़ा फोड़ देती है। अगर देखो ग्रोथ रेट कम रही तो सरकार कह देती है कि आरबीआई अपनी तरफ से इनफ नहीं कर रहा है। आरबीआई को कई बार बलि का बकरा बना दिया जाता है। आरबीआई कहता है
कि देखो ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंश्योर करना ये सरकार का काम है, ये हमारा काम नहीं है, हमारे पास इतने टूल्स ही नहीं है। हम तो थोड़ा बहुत मनी सप्लाई मैनेज कर सकते हैं, बट इससे हम एक लेवल के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज्यादा इंश्योर नहीं कर सकते। जैसे देखो आपको एग्जांपल देता हूं, आरबीआई के सामने दुविधा क्या होती है। अगर देखो आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को बहुत ज्यादा इजी बना देता है ना, जिससे कि जनता जो है आसान रेट पर लोन ले सके, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे। अब लोन लिया हुआ पैसा वो खर्च करेंगे मार्केट में पैसा खर्च करेंगे, तो इससे होगा क्या, चीजों की डिमांड बढ़ेगी। उस डिमांड को पूरा करने के लिए नई नई कंपनीज स्टैब्लिश होंगी, नई नई फैक्ट्रीज स्टैब्लिश होंगी, मतलब कि ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज्यादा होगी। पहला स्टेप क्या था, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को आसान बनाया था। देखो ये कहने में सिंपल लगता है, लेकिन कई बार ना एक लेवल से ज्यादा इंपैक्ट होता नहीं है इस चीज का। और आरबीआई के सामने दुविधा यह होती है कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स को लूज बना दिया, आसान कर दिया, इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ना लोगों ने कम इंटरेस्ट रेट पे लोन ले लिया। अब वो मार्केट में जाएंगे चीजों को खरीदने के लिए, लेकिन उतनी चीजें हैं नहीं, लोगों के पास पैसा ज्यादा लेकिन मार्केट में प्रोडक्ट नहीं, या फिर प्रोडक्ट कम। तो यानी लोग उसी चीज को ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार, यही तो इन्फ्लेशन है, यही तो महंगाई है। कहने का मतलब यह है, दोनों चीजों को ना बैलेंस करना आरबीआई के लिए मुश्किल हो जाता है कि इंटरेस्ट रेट्स को कम बना के एक ही साथ इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना और दूसरी साथ यह भी इंश्योर करना कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी ज्यादा हो। इसलिए आरबीआई कहती है सरकार के पास ज्यादा टूल्स हैं अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में, सरकार नई नई स्कीम्स चला सकती है, सरकार के पास में पैसा है खर्च करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, सरकार के पास में फिस्कल पॉलिसी है, तो सरकार के पास में ज्यादा स्कोप रहता है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंश्योर करने का, आरबीआई के पास नहीं होता। समझ गए। लास्ट में कहा जाता है, देखो आरबीआई का रोल तो हमारे देश में काफी डाइवर्स है, जैसे रेगुलेटर ऑफ बैंक्स, बैंकर टू गवर्नमेंट, मैनेजर ऑफ करेंसी, गवर्नमेंट डेट और फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना और फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी फैसिलिटेट करना। और थोड़ा सा भी आरबीआई अगर अपने इन फंक्शंस में फेल होता है ना, तो एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे देश की इकोनॉमी में भी आ सकता है। तो हमारे देश में भी ना ये डिस्कशन होना चाहिए कि आरबीआई का जो रोल है वो कितना होना चाहिए, स्पेसिफिक रोल कितना है, क्या आरबीआई के रोल को एक्सपेंड किया जाए या फिर कम किया जाए। ये डिस्कशन हमारे देश में भी होनी चाहिए आरबीआई के रोल को लेकर। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि किसी भी देश में सेंट्रल बैंक का रोल कितना होना चाहिए, क्या मॉनेटरी पॉलिसी तक सीमित रहना चाहिए या फिर जॉब्स जनरेट करना और हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंश्योर करना, यह भी आरबीआई के मैंडेट में होना चाहिए। चलते हैं आगे। अब लास्ट में देखो क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो आईएनए से संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। वीडियो को पॉज कीजिए और ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ लीजिए। और ये दोनों मेंस के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ये यूपीएससी ने पूछा था। देखो महात्मा गांधी और बोस से संबंधित विचारों को तो मैंने सीधा सीधा बता दिया, इसमें आप कुछ सोच नहीं सकोगे, सीधा लिख दोगे। लेकिन अब मैं आपको एक अलग तरह का क्वेश्चन दे रहा हूं जो यूपीएससी ने पूछा था। गांधी और नेहरू के विचारों में कैसे डिफरेंस था, दोनों का कैसे रोल रहा इंडियन नेशनल मूवमेंट की गोल्स और स्ट्रेटजी को शेप करने में, वो आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। समझ गए। अगर मैं आपको बोस और गांधी का देता तो वो आसानी से आप टैकल कर लेते क्योंकि पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, लेकिन आप क्वेश्चन टैकल कीजिए गांधी वर्सेस नेहरू। उसके बाद चेंजिंग रोल ऑफ आरबीआई, इसका आंसर आपको देना है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं 250 वर्ड्स में। pwonlyas.com पर जाकर आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है सेकंड। पहला स्टेटमेंट गलत है। शुरुआत में आईएनए का जो आइडिया था ना, वो कंसीव किया गया था मोहन सिंह के द्वारा मलाया में, ना कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो पहली स्टेटमेंट गलत, सही आंसर हो जाता है सेकंड। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कैसी लगी आपको डिस्कशन, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कल मिलते हैं फिर से एक नई एनर्जेटिक डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।